हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अंग्रेज और बिहार। तो अंग्रेज जो है बिहार जो आए तो वह किस तरह से आए और कैसे आए, तो इन सारे के बारे में आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। देखिए, टॉपिक का नाम तो है अंग्रेज और बिहार, और इसमें आप लोगों को प्लासी का युद्ध, बक्सर के दरमियान जो है एक तरह से अंग्रेजों का दबदबा जो है भारत में बहुत ही अच्छी तरीके से उसका एक पकड़ जो है बन चुका था। कब? बक्सर के युद्ध के तत्पश्चात। और उसके बाद जो है बिहार में किस तरह से जो है अंग्रेजों ने शासन किया और कैसे कैसे किया, इन सारे के बारे में जो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो टॉपिक का जो आपका नाम है वह क्या है? अंग्रेज और बिहार। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले इस तरह का वीडियो का लाभ लेने के लिए। देखिए, अंग्रेज जो बिहार आए थे तो वह बंगाल के मार्ग से होते हुए, कहाँ से? सर्वप्रथम तो देखा जाए तो सूरत वगैरह में आए थे अंग्रेजों ने, और उसके बाद जो है साउथ जो इंडिया है उधर आए थे, कर्नाटक तरफ, केरल तरफ, वहाँ पर आए थे। लेकिन जो धीरे धीरे जो है बंगाल होते हुए जो है हुगली नदी के माध्यम से, गंगा नदी के माध्यम से जो है जल मार्ग के माध्यम से, समुद्री मार्ग ही आता है वहाँ पे, समुद्री तो कहाँ से आएगी, तो जल मार्ग के माध्यम से हुगली नदी, गंगा नदी होते हुए जो है कहाँ पर आए थे? वे लोग बिहार में आए थे। तो बंगाल के माध्यम से, बंगाल से होते हुए वे जो है यहाँ पे आए थे, वे लोग जो है बिहार में आए थे। तो देखिए, बंगाल में भी जो अपनी पकड़ जो स्थापित किया था अंग्रेजों ने, वह कब किया था? प्लासी के युद्ध में। कब किया था? प्लासी के युद्ध करने के तत्पश्चात जो है उन्होंने क्या किया था? बंगाल में अपना प्रभुत्व को स्थापित किया था। उसके बाद जो है जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसने जो है बिहार, उड़ीसा, बंगाल, अदर जो प्रांत थे उस समय, तो उन सारी जगहों पर जो है धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने अपना एक दबदबा कायम कर लिया। तो देखिए, हम लोग बक्सर के युद्ध के बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसको अच्छे तरीके से जानने से पहले हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में जानते हैं। प्लासी का युद्ध को जानना यहाँ पे क्यों जरूरी हो जाता है? इसीलिए जरूरी हो जाता है कि प्लासी के युद्ध से जो है बंगाल में उसका प्रभुत्व बना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है आया, ये बिहार में एंट्री किया। उसके बाद जो है बक्सर का युद्ध को देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ की प्रशासन जो व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों ने कैसे उस तरह से जो है अपना हमारे देश में जो है उन्होंने दबदबा कायम किया था उस समय। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्लासी के युद्ध के झलक को। प्लासी का युद्ध यह जो हुआ था, कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। और देखिए, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह किनके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला, किसके बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय के गवर्नर थे। तो बंगाल के नवाब रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। और सिराजुद्दौला जो थे वह कौन थे? तो सिराजुद्दौला जो थे उसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा उसके पूर्वज को देखते हैं। किसके? सिराजुद्दौला के पूर्वज को देखते हैं। देखिए, मुर्शिद कुली खां, आप लोग को कहेंगे मुर्शिद कुली खां यहाँ से कहाँ से मैम लेके चली आई? तो देखिए, मुर्शिद कुली खां जो है यह बंगाल को एक स्वतंत्र से प्रांत बना लिया था। स्वतंत्र से क्या कहा जाए कि जब मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह, मुगल सम्राट कौन थे? मोहम्मद शाह, मुगल सम्राट। मैं यहाँ पे एक मैप को ड्रॉ करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से, ताकि समझ में आ जाए। देखिए, एक इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या? बंगाल हो गया, ये बंगाल है। इधर आपका हो गया बिहार, इधर आपका जो है, देखिए रफ मैप में क्या होता है ना कि एग्जैक्टली आप कोई भी चीज़ को जो है प्रदर्शित नहीं कर सकते। जिस तरह से आप जो मैप लेते हैं, मैप का जो नक्शा वगैरह, एटलस वगैरह का जो बुक जो आती है उसमें जो फिक्स तरह से दिया हुआ रहता है, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से वगैरह फिगर वगैरह लिया हुआ रहता है उसमें। तो मैं यहाँ पे जो हूँ आप लोगों को एक रफ मैप ले रही हूँ। तो यह मान लीजिए कि ये बिहार का है, यह पश्चिम बंगाल का फिगर है। तो अंग्रेज जो आए थे बिहार में, जो एंट्री किए थे, यह इस तरह से होते हुए यहाँ पे हुगली नदी, उसके बाद गंगा नदी, या बांग्लादेश मान लेते हैं, ये हुगली हो गया आपका, यह आपका बांग्लादेश, इधर ये गंगा, या पटना, गंगा, हुगली, पटना। और यहाँ पर जो है मुगल सम्राट, दिल्ली में मुगल सम्राट। और मुगल सम्राट जो थे, हम लोग कौन से मुगल सम्राट की बात कर रहे हैं? मोहम्मद शाह जो थे वो
जो है उतने मतलब जिस तरह से अकबर हुए, हुमायूं, बाबर, ये सारे जो थे मुगल सम्राट थे, उस तरह से दूरदृष्टि वाले मोहम्मद शाह नहीं थे। कौन? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन से? रंगीला बादशाह। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। किसके बारे में? मोहम्मद शाह के बारे में। तो जिस समय मुगल सम्राट दिल्ली में बैठा हुआ, दिल्ली में जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था, उसी दरमियान क्या हुआ था कि जो अकबर के समय जो है पूरे भारत को लगभग पूरे भारत को जो है संगठित करके रखे हुए थे और जो है अलग अलग जगह जो साम्राज्य को विस्तार किए थे। तो मोहम्मद शाह के समय क्या हुआ कि जो भारत का जो है विघटन हुआ, दक्षिण भारत जो है अलग मुल्कों में टूट गया, उसके बाद जो है बंगाल वाला जो एरिया है इससे अलग हो गया, उसके बाद जो है आपका अलग अलग जगहों से जो है अलग अलग तरह से जो इस तरह से आपका पंजाब फिर अलग हो गया, इस तरह से और सारा एरिया जो है क्या हुआ, जो है दिल्ली में जो मुगल सम्राट थी उस समय, जो मोहम्मद शाह थी उस समय जो अलग अलग क्या हो गए थे, इसे पूर्ण रूप नहीं कहा जाए, फिर मान के चलिए पूर्ण रूप ही उसका नवाब अलग हो गया, जो राजत्व का काम करता था, राजत्व मीन्स क्या, वित्त व्यवस्था वाली जो भी राजस्व वसूली होता था वह नवाब वगैरह रखते थे। तो मोहम्मद शाह के समय जो है बंगाल जो है क्या हो गया था, मुगल सम्राट से अलग हो गया था। तो उस समय किसने अलग करवाया था? मुर्शिद कुली खां ने। किसने? मुर्शिद कुली खां ने जो है बंगाल को क्या किया था? मोहम्मद शाह के समय अलग करवाया था। इस तरह से यहाँ पर हैदराबाद मोहम्मद शाह के समय इधर हैदराबाद में जो है निजाम उल मुल्क, हैदराबाद में निजाम उल मुल्क, और उसके बाद बंगाल को जो अलग करवाया था वह मुर्शिद कुली खां। और यहाँ पे अवध को भी अलग करवाया था। किसने? तो सदाकत खां नाम का एक व्यक्ति थे, एक राजा थे उसमें छोटे मोटे, तो उन्होंने जो अवध को अलग करवा लिया। मुर्शिद कुली खां बंगाल को, इधर फिर हैदराबाद को किसने? तो निजामुल उल्क ने यहाँ पे अलग करवा लिया था। तो वो मोहम्मद शाह के समय काल में था, मुगल सम्राट के समय। तो बंगाल को जो अलग करवाया था मुर्शिद कुली खां, और यही उस समय के क्या थे? बंगाल के नवाब थे। कौन? मुर्शिद कुली खां। और मैं यहाँ पे मुर्शिद कुली खां को क्यों ली? क्योंकि मैं चर्चा इससे पहले करी थी किसके बारे में? सिराजुद्दौला के बारे में। तो देखिए मुर्शिद कुली खां से आगे जो है इसका जो वंशज जो आगे निकल के आता है वहीं से निकल के आता है। कौन? सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खां के ही वंशज जो है एक तरह से है। कौन? सिराजुद्दौला। मैं इसको इरेज करती हूँ। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिखी थी और मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। देखिए मुर्शिद कुली खां के जो है कैसे वंशज हैं सिराजुद्दौला, वो इस तरह से हैं कि मुर्शिद कुली खां जो है वो लंबे समय तक बंगाल के क्या बने हुए? नवाब बने रहे। उसके बाद कौन आए? इसके बेटे सरफराज। कौन आए? सरफराज खां। मुर्शिद कुली खां के बेटे कौन आए? मुर्शिद कुली खां जो है बहुत ही लंबे समय तक बंगाल के नवाब बने हुए रहे। उसके बाद जो है कौन आए? कोई ना कोई तो गद्दी को संभालेंगे क्योंकि तो बूढ़े हो गए। तो सरफराज खां जो थे इसका बेटा था, तो ये उतना योग्य शासक नहीं था। तो यह जो था इतना योग्य शासक नहीं होने के कारण इसके जो दामाद थे अलीवर्दी खां, इसका दामाद एक शुजा भी था, शुजा बने हुए रहे। उसके बाद आया कौन? अलीवर्दी खां, इसका दामाद शुजा ये बने रहे। इसके बाद आया अलीवर्दी खां बहुत ही योग्य शासक था। देख रहे हैं, मुर्शिद कुली खां का बेटा सरफराज आया, उसके बाद ये उतना योग्य नहीं था, उसका दामाद शुजा आया, उसके बाद कौन आया? अलीवर्दी खां आया। अलीवर्दी खां बहुत ही योग्य शासक थे। और इसके बाद जो है, इसके बाद भी तो कोई ना कोई जो है वहाँ के नवाब बनेंगे, बंगाल के नवाब बनेंगे। तो उसके बाद जो है अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं हुआ, उनको 3 पुत्रियां ही थी, कोई पुत्र नहीं हुआ इनको। अलीवर्दी खां के जो हैं 3 पुत्रियां ही थी। तो 3 पुत्रियों में से एक पुत्री का जो बेटा था वह सिराजुद्दौला था। किसके? अलीवर्दी खां का नाती एक तरह से कहा जाए, एक तरह से नहीं नाती ही हुआ, अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां का नाती हुआ सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है क्या हुई थी? प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव। देखिए सिराजुद्दौला जो था एक तरह से कहा जाए उतना योग्य नहीं था, अलीवर्दी खां मुर्शिद कुली खां की तरह जो है उतना योग्य नहीं था। कौन? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के समय क्या हुआ कि फर्रुखसियर जो मुगल सम्राट, सिराजुद्दौला के समय जो है मुगल सम्राट कौन थे? फर्रुखसियर थे। तो फर्रुखसियर जो है अंग्रेजों को कुछ अधिकार दे दिए थे, बंगाल वगैरह में जो है टैक्स वसूली का कुछ काम दे दिए थे। इससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो है वह फर्रुखसियर से थोड़ा नाराज हुए और जो इस तरह का जो एक तरह से दबदबा, उसको जो व्यापार करने का जो अधिकार दिया था, टैक्स वसूली व्यापार करने का जो अधिकार दिया था फर्रुखसियर ने
अंग्रेजों को। तो इससे जो है सिराजुद्दौला ने नाराज हुआ कि क्यों अंग्रेजों को जो है फर्रुखसियर, मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर है, उन्होंने जो है अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार बंगाल में नहीं देना चाहिए उसको, इस तरह का। तो इसी कारण से जो है सिराजुद्दौला ने जो है रॉबर्ट क्लाइव का क्या किया था, एक तरह से विरोध किया था। किसका? रॉबर्ट क्लाइव का विरोध किया था, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से जो है बंगाल में उस समय जो थे वो हेड जो थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव ही थे। तो सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव का विरोध किया कि यहाँ पर व्यापार मत करो। तो इस तरह से इन दोनों के बीच क्या हो गई? विद्वता। मतलब क्या? मतलब एक दूसरे में एक तरह से द्वंद्व भावनाएं, अंग्रेजों को ये कुचलना चाहते थे कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से लौट जाए, कहाँ से? बंगाल से लौट जाए। तो देखिए, और सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर। सिराजुद्दौला के सेनापति कौन थे? मीर जाफर। और इसी का एक सहयोगी था, एक तरह से कहा जाए तो एक विश्वासी व्यक्ति, अमित चंद और जगत सेठ। सेनापति मुख्य रूप से कौन था? मीर जाफर। सिराजुद्दौला का उसी का एक तरह से सहयोगी कहा जाए तो अमित चंद था और जगत सिंह। मतलब सहयोगी एक तरह से क्या कहा जाए कि विश्वासी वो मानता था। कौन? सिराजुद्दौला। लेकिन क्या हुआ जब इनके सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच भिड़त हुई, एक दूसरे का आमना सामना हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल से क्या करना है? भगाना है। तो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के पास और अच्छी तरीके से भगा भी देता, इसलिए भगा देता क्योंकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 जो है क्या थे? सैनिक वगैरह थे। लेकिन अंग्रेजों के पास, रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 3200 थे और अच्छे तरीके से वो भगा भी देते। लेकिन क्या हुआ? कहते हैं ना, घर का भेदी लंका डाहे। तो घर का भेदी कौन हो गया? मीर जाफर। इसके जो सेनापति मीर जाफर थे वो किससे मिल गए? वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए। यह सिराजुद्दौला को जो है सेनापति मीर जाफर और यह विश्वासी व्यक्ति जिसको मानता था अमित चंद, जगत सेठ, ये सारे जो है सिराजुद्दौला को क्या कर दिए? धोखा दे दिया। और वो कहाँ पे धोखा दिए? जब ये जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में, प्लासी एक जगह है बंगाल में, तो वहां पर जब आमने सामने हुआ तो रणभेरी में, युद्ध में जो है, युद्ध के दरमियान जो है सिराजुद्दौला को पता चला कि मीर जाफर जो है, इसके गुप्तचरों के माध्यम से सिराजुद्दौला को पता चला कि मीर जाफर जो है ये किससे मिला हुआ है? तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव, अमित चंद, जगह से सारे किससे मिले हुए हैं? रॉबर्ट क्लाइव से मिले हुए हैं। और यह जो है बाजी पलट जाएगी, हमको यहाँ से युद्ध से क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। तत्पश्चात जो है सिराजुद्दौला ने जो है क्या किया? अपनी पत्नी के साथ प्लासी से पटना भाग गया। युद्ध के भूमि से ही कहां भाग गया? पटना भाग गया सिराजुद्दौला अपनी पत्नी के साथ। तो इस तरह से हो गया प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला को सरेंडर करना पड़ा और इसके तहत जो है अलीनगर की संधि हुई, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो इस तरह से प्लासी के युद्ध के बारे में हुआ। लेकिन सिराजुद्दौला जो है यहाँ पे उसके बाद जो है ऐसा नहीं कि वो तो अपने आप को ये समर्पित कर ही दिया कि हम तो हार चुके और अलीनगर की संधि भी कर लिया। तो आगे चल के जो है मीर जाफर का जो पुत्र मीरन है, आगे चल के जो है सिराजुद्दौला की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसके? मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो ये रहा आपके हिस्ट्री बायो में तरफ से बैक की किस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में जो है मुर्शिद कुली खां के जो एक तरह से वंश सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ, तो ये प्रोसेस हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में समझे। अब चलिए, अब चलते हम लोग थोड़ा आगे जाने से पहले हम लोग यह समझते हैं कि मीर जाफर जो है आखिर क्यों अंग्रेजों का साथ दिया था। तो वो इस आधार पर साथ दिया था, अंग्रेजों ने लुभाया मीर जाफर को कि मीर जाफर तुम यदि मेरा साथ देते हो तो सिराजुद्दौला को जो है नवाब के पद से हटा देंगे, उसके जगह तुमको जो है स्थापित कर देंगे, नवाब का पद जो है बना देंगे अपना सहयोग करके। तो इस कारण से मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और वह युद्ध में क्या हो गए? हार गए। तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि कौन अब बंगाल का नवाब बनेगा? तो अब बनेगा मीर जाफर, अंग्रेजों के सहयोग से। तो ये हुई प्लासी के युद्ध के बारे में। अब मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बना उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के राजा शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। तो उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग मीर जाफर के बारे में देखते हैं। मीर जाफर, इसके बाद कौन बना? मीर जाफर जो है बंगाल के नवाब बने। बंगाल के नवाब मीर जाफर बने।
देखिए मीर जाफर जो बना यह भी जो है अंग्रेजों का एक तरह से कठपुतली बन के रह गया। कैसा कठपुतली बन के रह गया? अंग्रेजों का, ये जो बंगाल वगैरह का जो भी है ये सारे जो है अंग्रेजों का ही दबदबा रहा, या कठपुतली बन के रह गया अंग्रेजों का। उसके बाद जो है इस तरह से चलता रहा। उसके बाद कहते हैं ना कि कोई सांप है वह तुमको काट रहा है तो चाह रहा है तुम कि उस सांप को हम बचा ले और वह सांप हमको नहीं काटे बाद में, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वह सांप तो तुमको भी डस सकता है। तो सेम बात हो गई। अंग्रेज जो है इसको भड़का करके ये कहा कि तुम भाई जो है सिराजुद्दौला का साथ मत दो, आगे चल के जो है इसको जो है तुम मेरा साथ दो और हम सारे मिल करके जो है सिराजुद्दौला को हरा देंगे, उसके बाद तुमको नवाब बना देंगे और तुम बहुत ही अच्छे से रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। उसको तो बना दिया, लेकिन वो अंग्रेज तो चाहता था हम बनाएंगे इसको कठपुतली बना के रखेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि अंग्रेज जो बहुत ही क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ये जो है कठपुतली, लेकिन मजबूरी में क्या करेगा मीर जाफर, तो वह कठपुतली बन करके ही रह गया। उसके बाद इसका पुत्र आया कौन? मीरन। मीरन उतना योग्य नहीं था। कौन? मीरन जो है उतना योग्य नहीं था। इसको जो है बाद में क्या बनाया गया था? बिहार का उपनवाब बनाया गया था। और मीर जाफर, देखिए मीर जाफर से जो है यहीं से यहाँ पे देखिए प्लासी का युद्ध तो हो गया, अब जो है बिहार में कैसे एंट्री करेगा? तो मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना, तो बंगाल का नवाब जब मीर जाफर बना तो उसी के साथ रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पे? बिहार में पटना में आए थे। मीर जाफर के साथ जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है यह कहाँ पे आए थे? पटना में आए थे। किसके साथ? मीर जाफर के साथ। जब रॉबर्ट क्लाइव पटना आए तो देखिए मीर जाफर तो नवाब था, लेकिन क्या था? किसका कठपुतली था? अंग्रेजों का कठपुतली था। रॉबर्ट क्लाइव जब पटना आए तो बिहार के उपनवाब जो है मीर जाफर के पुत्र मीरन को बना दिया। वो भी एक तरह से औपचारिक रूप से, ऐसा नहीं क्योंकि उतना योग्य तो था नहीं, और अंग्रेजों का मूल जो था क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर व्यवसाय करना, धन कमाना उसका मेन पर्पस था। तो जिससे धन उसको मिलेगा उसी का तो हेल्प करेगा, उसी ओर तो मूव करेगा अंग्रेज। तो मीरन उतना तो योग्य नहीं था, उसको औपचारिक रूप से जो है कहाँ का? बिहार का उपनवाब बना दिया। लेकिन मेन जो था वह कौन थे? राम नारायण। मेन रूप से जो है राम नारायण को बनाया था रॉबर्ट क्लाइव। एक तरह से प्रशासनिक ढांचा, टैक्स वसूली कार्य वगैरह जो है राम नारायण को दे दिया था। एक औपचारिक रूप से मीरन को दे दिया था, उपनवाब बना दिया था। तो ये रही मीर जाफर की बातें। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम आया। मीर कासिम क्यों आया, कैसे आया? तो देखिए मीर जाफर के पुत्र मीरन तो उतना योग्य नहीं थे, इसके दामाद थे मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम मीर जाफर के दामाद थे। तो जो योग रहेगा उस समय क्या होता है? जो योग रहेगा वही तो जो है सत्ता। देखिए जो योग रहता है वह चाहता है कि जो अयोग्य है वह सत्ता पर बैठे हुए, हम योग है हम सत्ता पर नहीं बैठे हुए हैं, तो उसको एनी टाइम जो माइंड में खटकते रहता है। तो उसका पुत्र तो योग नहीं था, तो कौन बना? मीर कासिम बना, संघर्ष करके। इसका दामाद मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब आगे चल करके बना। अब जो है यहीं से स्टार्टिंग होती है बक्सर के युद्ध का थोड़ा थोड़ा झलक। कैसे होता है चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मीर कासिम, मैं इसको इरेज करती हूँ। इन सारे का आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम लोग मीर कासिम की बात करते हैं। मीर कासिम देखिए मीर कासिम जो है बंगाल के नवाब बने, और मीर कासिम भली भांति समझते थे कि यह जो अंग्रेज जो है हमारा साथ कभी नहीं देने वाला है। हालांकि मीर कासिम जो एक तरह चापलूसी तरह से जो है अंग्रेजों को उतना, मतलब जिस समय वह नवाब नहीं बने थे तो अंग्रेजों से उतना जो है एक तरह से कटुता मोल नहीं लेते थे कि भाई हम तुमको ये नहीं करने दें, क्योंकि उसके पास पावर भी नहीं था। तो उस समय से इस तरह से नहीं था। जब यह नवाब बने तो ये भली भांति समझता था कि अंग्रेज कभी भी मेरा साथ देने वाला नहीं है, और न ही जो है बंगाल प्रांत वगैरह जो इंडिया वगैरह की जो है इसका जो विकास के बारे में कभी भी अंग्रेज नहीं सोच सकता है, यह भली भांति समझता था। और इसी कारण से जो है जो उस समय बंगाल की जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से हटा करके इन्होंने राजधानी को कहाँ कर दिया? मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर कर दिया। मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर इन्होंने स्थापित कर लिया राजधानी, किसकी? बंगाल की। और मीर कासिम के समय क्या हुआ कि जो बंगाल में जो
राजस्व वसूली वगैरह कार्य होते थे, किसका, राजस्व वसूली का जो कार्य होते थे, उसके बाद व्यापार वगैरह जो होते थे, तो अंग्रेज जो कंपनी के जो अधिकारी वगैरह, जो ब्रिटेन के लोग वगैरह या लोग वगैरह, उसके बाद जो अधिकारी वगैरह होते थे, वे लोग तो खुले आम मतलब व्यापार करते थे, उस पर जो है कोई टैक्स वगैरह नहीं, और टैक्स वगैरह नहीं देते थे। लेकिन जो पर्सनली रूप से जो इंडिया के थे और बंगाल के थे, उनसे क्या किया जाता था, टैक्स लिया जाता था, और जबरदस्ती वही लोग लेते थे, अंग्रेज लोग लेते थे। तो इससे जो है बंगाल के नवाब को बहुत ही आहत पहुंचा, किसको, मीर कासिम को, कि भाई तुम तो मेरे यहाँ के हो नहीं और तुम तो दोगे नहीं टैक्स, लेकिन हमारे यहाँ के जो भी हमारे प्रजा वगैरह हैं उनसे तुम टैक्स ले रही हो, ये कहाँ की हुई। तो इन्होंने जो है क्या कर दिए कि सारे यहाँ के जो पर्सनली जो यहाँ के अस्थायी रूप से जो निवासी प्रजा थे मीर कासिम के, इन्होंने जो है उसके टैक्स वगैरह जो व्यापार करते थे उसके टैक्स को क्या कर दिया कि तुम लोग भी टैक्स नहीं दोगे। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज जो बहुत ही रोस्ट हो गए, और रोस्ट होने के दरमियान जो है तब जाकर के जो है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच जो एक तरह से द्वंद्व था, एक तरह से द्वंद्व जो पैदा होने लगी तभी से, और एक दूसरे के बीच कटुता उत्पन्न होने लगी। यही से एक झलक आपको जो है बक्सर के युद्ध का देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बक्सर का युद्ध जो हुआ था मीर कासिम और अवध के राजा शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। देखिए इससे पहले मैं और एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मीर कासिम के पहले कौन था, मीर जाफर। मीर जाफर जब बिहार आए थे रॉबर्ट क्लाइव के साथ, तो उसी समय जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उसका बचपन का नाम अली गौहर था। किसका, शाह आलम द्वितीय का बचपन का नाम क्या था, अली गौहर। तो अली गौहर जो थे वो क्या करना चाहते थे, बिहार में जो है अपना एक तरह से आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उसका धीरे धीरे जो है, उससे पहले आलमगीर द्वितीय थे, ये सारे जो थे उतना योग शासक नहीं थे, वे चाहते थे कि बिहार में फिर जो है हमारा क्या हो, एक तरह से दबदबा हो। तो लेकिन जो है बिहार के पटना में आए तो वहाँ पे अपना एक तरह से कायम स्थापित करना चाहते, दबदबा स्थापित करना चाहते, घेरा डालना चाहते थे। लेकिन पटना के जो एक तरह से अधिकारी थे, एक नॉक्स नाम था उसका, रॉबर्ट नॉक्स, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रही हूँ, लास्ट में जो है उसके नाम में नॉक्स लगा हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में ध्यान में नहीं आ रही है एग्जैक्टली। तो नॉक्स करके एक अधिकारी था, नाम था उसका। तो इन्होंने क्या कर दिया था, जो अली गौहर जो आए थे पटना में अपना घेरा डालने के लिए, उसको जो वहाँ से वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया, और वही चल करके आगे जो है क्या बन गया, वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बना, उसी का नाम। जब उससे पहले जो उत्तराधिकारी, उससे पहले जो मतलब मुगल सम्राट थे कौन थे, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय की जब मृत्यु हो गई उसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय जो है मुगल सम्राट बने थे। तो ये रही। तो देखिए बक्सर का युद्ध, यही से आपको झलक देखने को मिल रहा होगा कि कैसे कैसे जो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच जो है कटुता उत्पन्न हुई। अब चलिए हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो बक्सर का युद्ध जो है, तो मीर कासिम जब इस तरह से व्यापारी वगैरह जो होता था, उसके बाद टैक्स वगैरह ये सारे जो है लेते थे अंग्रेज वगैरह, तो इससे बहुत ही आहत पहुंचा। इस तरह से जो माफ वगैरह कर दिया कि नहीं तुम लोगों को भी नहीं देना है, अपनी प्रजा को मना कर दिए, तो इससे क्या दोनों के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। और उसके बाद जो है यह मीर कासिम का क्या करने लगे, अंग्रेजों ने पीछा करने लगे, भाई तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमने ऐसा ऐसा किया है। तो यह मीर कासिम जो है क्या कर दिए, मतलब बंगाल से ये जो है बिहार आ गए। कहाँ से, बिहार, बंगाल से बिहार, पटना वगैरह आ गए। तो जब पटना आए तो वहाँ से भी जो अंग्रेजों ने इनका पीछा किया, तो धीरे धीरे इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों हम अंग्रेजों को पूरे यहाँ से खदेड़ करके भगा देंगे। तो छोटे छोटे राजा वगैरह जो भी होते थे उनसे एक तरह से संबंध बनाने लगे। तो अवध के राजा उस समय थे, अवध कहाँ पे पड़ता है, तो उस समय जो उत्तराखंड वगैरह है वह उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है, पार्ट था, 2000 में ना टूटा है, 2000 ईस्वी में। तो अवध जो है यूपी में पड़ता है। तो अवध के राजा थे कौन, शुजा-उद-दौला। सिराज-उद-दौला और शुजा-उद-दौला आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, शुजा-उद-दौला था। तो शुजा-उद-दौला अवध के राजा, अवध के नवाब कहीं या राजा कहीं, उस समय कौन थे, शुजा-उद-दौला थे। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी जो थे उस समय कहाँ पे थे, तो वो भी इसी के मतलब अवध में ही थे। शाह आलम द्वितीय भी कहाँ पर थे, अवध में ही उस समय थी। तो जब ये मीर कासिम जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम जब इधर कुछ किया, कुछ मतलब मीन्स कि मतलब इधर बढ़ा गया, तो पटना से जब कुछ किया अवध की ओर, तो अवध जैसे ही पहुंचा तो शुजा-उद-दौला समझौता कि उस वहीं पर जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, उससे भी समझौता किया कि अंग्रेज जो बहुत ही बढ़ चुका है, और अब जो है हम लोगों को हम तीनों को मिलकर के जो अंग्रेजों को क्या करना है, यहाँ से भगाना है। तो इधर हो गया अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम। तो ज्यों ही बक्सर कहाँ पे पड़ता है, तो आप पश्चिमी एरिया, बिहार के पश्चिमी एरिया इस साइड में जो है बक्सर पड़ता है। गंगा नदी कहाँ पे एंट्री करती है, तो बक्सर जिला में ही, बक्सर के पास चौसा एक जगह है, चौसा में ही कब प्रवेश करती है मतलब गंगा नदी। तो देखिए बक्सर के पास जो है क्या हुआ था, अंग्रेजों और
मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इधर 3, उधर अंग्रेजों के बीच क्या हुई थी, बक्सर में भिड़ंत युद्ध हुई थी और इसी का नाम जो है बक्सर का युद्ध पड़ा, क्योंकि बक्सर में ही हुआ था। और उस समय जो है अंग्रेजों की तरफ से जो लीड कर रही थी वह हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। नाम इतना टेढ़ा मेरा रहता है कि क्या बताएं। हम लोग इंडिया का नाम ही सीधा है, ठीक है, उन लोगों का नाम थोड़ा टेढ़ा रहता है। वैसे सबका अपना अपना कल्चर रहता है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मीर कासिम इधर एक तरह से हो गया। मैं यहाँ पे वैसे बताई ही थी आप लोगों की, मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट, उधर जो है अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध का लीड कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से। तो जब युद्ध वगैरह हुआ तो इसमें जो है विजय जो हुए थे वह कौन हुए थे? अंग्रेज ही हुए थे। देखिए इधर 3 तरफ से ये लोग, उधर से मात्र अंग्रेज, फिर भी हार गए कौन? मीर कासिम। देखिए अंग्रेजों का जो एक तरह से नहीं होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा हुआ था ना, वो दक्षिण भारत से जो है वह सेना वगैरह तो थोड़ा ही रहता था उन लोगों के पास, बहुत ही कम ही रहता था। लेकिन एक युद्ध करने का जो एक टेक्निक होता है वो लोगों ने, मतलब पहले जो है वाडिनास का युद्ध हुआ था इधर जो है 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, उसमें उन लोगों ने विजय हासिल कर लिया था और छोटा मोटा इधर युद्ध लड़ा था, तो इससे उसका हौसला बढ़ गया। उसके बाद प्लासी का युद्ध लड़ा था, उसमें भी एक तरह से विजय पा लिया था और फ्रांसीसियों से जो है उन्होंने विजय पा लिया था। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जो बढ़ गया था ना कि मतलब लगता था कि कम ही सेना उनके पास था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था कि कॉन्फिडेंस से और युद्ध करने का टेक्निक था, उसके पास आधुनिक हथियार वगैरह थे, इस कारण से जो है उन्होंने युद्ध को जीत लिया 3 राजाओं के सेनाएं मौजूद होने के बावजूद भी। तो इस तरह से अंग्रेजों ने जो है क्या कर लिए, बक्सर का युद्ध को जीत लिए। और जो है जैसे ही बक्सर का युद्ध को जीता तो इसका तो एक तरह से बुलंद 7वें आसमान में पहुंच गया। तो अब जो है जाकर के इसका एक 7वें आसमान पर इसका बुलंद तो पहुंच गया। यहीं से स्टार्ट होता है मेन रूप से हमारे देश की बर्बादी, क्योंकि वे जो है उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो है हौसला, ये सारे उसका व्यापार करने का, ये सारे जो है अब मतलब क्या कहा जाए, बहुत ही ऊपर पहुंच गया था अंग्रेजों का। तो ये हो गया बक्सर के युद्ध के बारे में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर, एग्जैक्टली कितना डेट को है हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए मैं अब आगे बढ़ती हूँ। देखिए इसमें तो अंग्रेजों की जीत हुई, अवध के नवाब शाह आलम मीर कासिम का हार हुआ। अब आगे क्या होता है? अब आगे होता है कि देखिए मीर कासिम तो हार गए, बंगाल तो उसका हाथ से गया। उसके बाद अवध वगैरह, और उसके बाद अवध वगैरह तो मेन रूप से तो नहीं गया था, लेकिन जो होता है ना कि अवध के जो राजा थे शुजाउद्दौला, तो पूर्ण रूपेण तो उसका हाथ से अवध नहीं गया था, लेकिन एक तरह से कठपुतली टाइप से बन के रह गया था किसका? अंग्रेज का। उसी तरह से मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे, इन्होंने जो है अब क्या करना पड़ा 1765 ईस्वी में। अब मान लो कि वो तो हार चुका है किससे? अंग्रेज से, तो अब संधि करना पड़ेगा। संधि मतलब क्या कि उसका कठपुतली टाइप से। तो 1765 ईस्वी में जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय प्लस अंग्रेजों के बीच क्या हुई? एक संधि हुई। संधि में क्या हुआ? शाह आलम द्वितीय को जो है बिहार, बंगाल व उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी जो है किसको देनी पड़ी? अंग्रेजों को दीवानी। मतलब क्या हुआ कि जो राजस्व वसूली का जो कार्य है, जो भी वहां पे टैक्स वसूली का जो होगा वह किसको दिया गया? अंग्रेजों को दिया गया। अंग्रेजों के हाथ में जो है ये सारे टैक्स वसूली का कार्य चला गया। और उसके बाद शुजाउद्दौला जो है, ये शुजाउद्दौला का क्या कर रहा? तो शुजाउद्दौला जो अंग्रेज जो उसके पास सैनिक वगैरह जो थे, तो जब भी अंग्रेज किसी दूसरे मतलब क्षेत्र विस्तार के लिए जब दूसरे के साथ युद्ध करेंगे तो सेनाएं वगैरह जो है सहयोग करेंगे। किस? अवध के नवाब शुजाउद्दौला जो भी सेनाएं वगैरह होंगी वो जो है अंग्रेजों की मदद करेंगे। और जो अंग्रेजों की सेनाएं हैं, अंग्रेजों की सेनाओं का जो एक रहने की व्यवस्था, उसके बाद उसका देखभाल वगैरह, क्या कमी है सैनिकों को, उसकी भरपाई कौन करेंगे? अवध के नवाब करेंगे। इसके ऊपर भी बर्डन आ गया और इसके ऊपर भी बर्डन आ गया। और ये भी जो है शाह आलम द्वितीय भी जो है अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे।
वैसे सारे ध्यान में रखेंगे, सारे पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलिए बिहार की मैं बात करती हूँ। तो देखिए बिहार में तो अब सारी जगह दबदबा हो गया, बिहार में जाहिर सी बात है अंग्रेजों का दबदबा तो हुआ ही होगा। तो अब बिहार में क्या हुआ, तो बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए वहाँ पे क्या किया गया कि नायब की नियुक्ति, उपप्रांतपतियों की नियुक्ति, ये सारे जो है कार्य वहाँ पे किए जाने लगे। क्योंकि अंग्रेज भी जो प्रशासन शासन वगैरह चलाएंगे, टैक्स वसूली करेंगे, तो कोई कुछ ना कुछ तो वहाँ पे एक तरह से ढांचा वगैरह बननी हुई होनी चाहिए। तो अब जो है बिहार में भी कुछ ढांचा वगैरह बनाए, किसके लिए, अपने पेट भरने के लिए। पेट भरने मीन्स की मतलब व्यापार वगैरह, टैक्स वसूली वगैरह करने के लिए अंग्रेज। अब स्पेशली हम लोग बिहार की बात करते हैं। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद बिहार के शासन को चलाने के लिए, प्रशासन या शासन को चलाने के लिए जो है नायब नाजिम की नियुक्ति की गई। उसके बाद 2 प्रांतपति की नियुक्ति की गई, 2 प्रांतपतियों और 1 नायब। तो उस समय जो है धीरज नारायण को जो है क्या बनाया गया था, नायब नाजिम बनाया गया था। और 2 प्रांतपति कौन बनाए गए थे, राम नारायण और 1 सिताब राय। किसको, सिताब राय को जो है बनाया गया था। क्या, 2 प्रांतपतियों, 1 नायब नाजिम धीरज नारायण को और 2 प्रांतपतियों राम नारायण को बनाया गया था। और उसके बाद ही जो है ये सारे प्रशासन वगैरह बिहार के भी चलने लगे और चलते रहे। और आगे चलकर जो है 1770 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1770 ईस्वी में जो है क्या हुआ कि बंगाल का जो एक तरह से ये सारे तो चला ही रहे थे, ये सारे जो टैक्स वसूलीकार है ये सारे, लेकिन ये तो हो गया कि यहाँ के ही मतलब एक तरह से व्यक्ति थे, कहाँ के, बिहार के। और ये लोगों को जो नियुक्त किए थे अंग्रेजों ने नियुक्त किए थे। लेकिन अंग्रेज अधिकारी तो कोई ना कोई होंगे। तो अंग्रेज अधिकारी जो वानस्टाट इस नाम का कोई व्यक्ति था, तो वो जो उतना योग्य नहीं था। तो उस समय क्या हुआ कि 1770 ईस्वी में बिहार का जो एक तरह से अच्छे तरीके से प्रशासन वगैरह नहीं चलने के कारण जो है बिहार में क्या हुई थी, बहुत ही बड़ी अकाल, बहुत ही मतलब भौचक्का अकाल पड़ा था। और इतना मतलब अकाल पड़ा था कि कहा जाता है कि 1770 ईस्वी में जो बिहार में भीषण अकाल, भौचक्का अकाल की क्या बात करें हम लोग। देखिए एक तरह से कोई भी वर्ड का एक कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह होता है, तो बड़ा अकाल नहीं, भीषण अकाल पड़ा था। तो भीषण अकाल जो 1770 ईस्वी में जो पड़ा था बिहार में, तो कहा जाता है, माना जाता है कि 1770 ईस्वी के दो शताब्दी पूर्व मतलब कि 1770 ईस्वी से 200 वर्षों पूर्व जो है 200 वर्षों के बीच उस तरह की अकाल कभी भी बिहार में नहीं आई थी। तो सोच सकते हैं कितना भीषण अकाल पड़ा था, कहाँ पर, बिहार में। जब बहुत ही भीषण अकाल पड़ा तो अंग्रेजों को लगा कि प्रशासन जो बहुत ही ठीक तरीके से वहाँ पे नहीं चल रही है, कहाँ पे, बंगाल में। और इसी की देख रेख में जो है क्या हुई थी, एक अंग्रेजों की तरफ से जो है जॉन शोर, क्या है, जॉन शोर, सर जॉन शोर, अंग्रेज एक अधिकारी थे सर जॉन शोर। इसको जो है बिहार की जो खाद्यान्न व्यवस्था को देखरेख करने के लिए मतलब बिहार भेजे थे कि अकाल पड़ा है, कैसे पड़ा है, किस तरह से पड़ा है। क्योंकि देखिए भीषण अकाल आ जाएंगे तो न तो उत्पादन होगा, कुछ भी वहाँ पे बिहार में होगा ही नहीं। तो फिर अंग्रेज जो है अपना जो एक तरह से व्यापार हो गया, अपना एक तरह से धन वगैरह जो इकट्ठा वगैरह करेंगे, तो वो कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए भी कुछ थोड़ा देखिए कुछ ना कुछ तो जीवित रखना पड़ेगा, ताकि किसान लोग भी कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, तब ना अंग्रेजों को फायदा होगा, क्योंकि वो फायदा कमाने के लिए आए ही थे इंडिया पर। तो सर जॉन शोर को भेजा था, कैसे, क्या हुआ और क्यों पड़ा भीषण अकाल। तो यहाँ पर जाँच वगैरह हुई, उसके बाद जो है क्या हुई कि आगे चल करके इस तरह से भीषण अकाल ना आए, इसके लिए जो है क्या बनाया गया, एक खाद्यान्न घर बनाया गया। खाद्यान्न मतलब क्या, खाद्यान्न को इकट्ठा करने के लिए गोल घर बनाया गया, जो पटना में है अभी, गोल घर बनाया गया। और गोल घर के बारे में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ कि गोल घर जो बनाई गई थी वह कब बनाई गई थी, कौन सी ईस्वी में बनाई गई थी। ओके, तो इस तरह से खाद्यान्न बनाया गया। फिर आगे चल करके क्या हुआ कि धीरज नारायण और राम नारायण, सिताब नारायण, ये 2 प्रांतपति बनाए गए थे और ये नायब नाजिम बनाए गए। आगे चलकर क्या हुआ कि धीरज नारायण को जो है नायब के पद से हटा दिया गया। नायब का पद क्या होता है, देखिए टैक्स वसूली काम ये सारे करते थे, और इसका जो था और भी अदर जो प्रशासन वगैरह जो होते थे, निजामत वगैरह के कार्य, वो सारे देखते थे ये लोग। आगे चल के क्या हुआ कि धीरज नारायण को जो है नायब नाजिम के पद से हटा दिया। उसके बाद जो है सिताब राय को बनाया गया। क्या बनाया गया, 1767 ईस्वी में जो है इसकी जगह
इसको जो है क्या बनाया गया, नायब नाजिम बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार के प्रशासन को देखने के लिए जो है एक प्रशासन मंडली बनाया गया था। क्या, प्रशासन मंडली। उसमें मतलब 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति कौन कौन थे, राम नारायण, दूसरे थे सिताब राय, तीसरे थे मिडलटन। मिडलटन एक अंग्रेज अधिकारी थे। ये तीनों मिलकर के एक प्रशासन मंडली बने थे बिहार की जो है प्रशासन व्यवस्था की देखरेख करने के लिए। तो ये सारे मतलब जो है चलता रहा। उसके बाद जो है 1772 ईस्वी में जो है क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 ईस्वी में आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उसी के आसपास कहा है, जो 1772-73 ईस्वी के आसपास जो है कोड ऑफ डायरेक्टर्स बना था, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट बना था। तो उसके बाद जो है कोड ऑफ डायरेक्टर्स बना था। तो उसके निर्देश पर जो है वारेन हेस्टिंग, उस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बन गए, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग जो है क्या किए कि सिताब राय को जो है क्या किए, जो ये नायब नाजिम प्रांतपति वगैरह जो सारे जो होते थे, इन सारे के पद को समाप्त कर दिए और सिताब राय के पुत्र जो कल्याण सिंह थे उसको रायसराय बना दिए। क्या बना दिए, रायसराय बना दिए। उसके बाद जो छोटे ये सारे जो पद वगैरह होते थे सारे को समाप्त कर दिए और सारे जो है अपने हाथ में ले लिए। वारेन हेस्टिंग दीवानी फौजदारी जो भी प्रशासन व्यवस्था है वो अपने हाथ में ले लिए। तो ये सारी जो है चलते रही। इस तरह से जो अंग्रेजों का एंट्री वगैरह बिहार में हुआ और आगे चल करके जो है हम लोग पढ़ेंगे तो वारेन हेस्टिंग मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के दरमियान ये सारा जो है हुआ था। अब आगे चल करके जो है हम लोग पढ़ेंगे कि आगे चल करके बिहार का जो है एक तरह से मतलब अलग अलग जो आंदोलन हुई, किस तरह से जो है बिहार के लोग, बिहार के नेता, बिहार के जो क्रांतिकारी उसमें सम्मिलित हुए थे। और हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि बिहार प्रांत का जो गठन हुआ था कैसे हुआ था। तो आज के टॉपिक हम लोग अंग्रेज और बिहार को देखे, कैसे एंट्री किया था, किस तरह से क्या क्या हुआ, बक्सर के युद्ध को देखे, उसके बाद प्लासी के युद्ध को देखे, उसके बाद ये सारी चीज़ों को देखे, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।